हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। और हमने फॉरेस्ट्री के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। बायोडाइवर्सिटी का आज लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के आखिरी में मैं सारे एमसीक्यूज़ भी करवा दूंगी। सो बायोडाइवर्सिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ हम कौन सा सब्जेक्ट हमको स्टार्ट करना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई थिंक टेक्नोलॉजी हम स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ जो केमिस्ट्री और बायो के टॉपिक्स बचे हैं उस पर भी मुझे लेक्चर बनाना है। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिए कि आपको पहले टेक्नोलॉजी पढ़ना है या मैं बायो और केमिस्ट्री की सीरीज़ को कंप्लीट करूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है पहला ईस्टर्न हिमालयस। तो ईस्टर्न हिमालयस में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से फ्लोरा मिलेंगे। फ्लोरा इन द सेंस वहाँ पर कि किस तरीके से वनस्पति होंगे, और फौना मतलब किस तरीके से जो वहाँ के एनिमल्स हैं वो पाए जाएंगे। तो सबसे पहले ईस्टर्न हिमालयस में देखते हैं तो क्या क्या मिलेगा आपको। ओक्स मिल सकते हैं, बर्चेस मिल सकते हैं, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे आपको ईस्ट हिमालय में। कॉनिफेरस इन द सेंस ऐसे प्लांट जो कोन शेप के होते हैं। कोन शेप के इसलिए होते हैं ताकि अगर स्नोफॉल इस पर होता है तो वो नीचे शेड कर पाए, ठीक है। तो इसलिए कॉनिफेरस टाइप के फॉरेस्ट आपको पाइन के कहाँ मिलेंगे, ईस्टर्न हिमालयस में मिलेंगे, ठीक है। ड्वार्फ बैम्बूस मिल सकते हैं। ड्वार्फ इन द सेंस जो बौने जो बांस होते हैं वो मिल सकते हैं। लाइकन मिलेंगे, मोसेस मिलेंगे, ऑर्किड्स मिलेंगे, एपीफाइट्स मिलेंगे, ठीक है। और फौना में अगर देखें तो रेड पांडा यहाँ मिल सकता है, फॉरेस्ट बैजर्स मिल सकते हैं, टेकिन्स मिल सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं पेनिनसुला या जो हमारे जो भारतीय जो उप महाद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें आप तो ये जो पार्ट है ना सब कॉन्टिनेंट का, तो इसको कहते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब होता है ऐसा लैंड मास जो कि तीन तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा होता है। तो हमको जैसे पता है हमारा भारत जो है इस साइड में हमको क्या मिलता है, अरेबियन सी, ठीक है। और इस साइड क्या मिलता है, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन। तो इस तरीके से हमारा जो इंडिया है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं पेनिनसुला। और इसी जो पेनिनसुला का जो इंडियन सब रीजन है हम देखते हैं कि उसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आप दो जोन में बांट सकते हैं, ठीक है, जो कि ड्रेनेज बेसिन जो गंगा रिवर सिस्टम है उसका एक्सटेंशन होगा। और सेकंड आप बांट सकते हैं राजस्थान वाला एरिया। देखिए जैसे कि ये हमारा इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया है। तो इस ये हमारा इंडिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो एरिया है ये डेजर्ट वाला है, और ये वाला पूरा क्या है, गंगा रिवर सिस्टम का भाग है। तो इस तरीके से आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं पहले। ये क्या होगा, ये जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो पर्णपाती वन है, और उष्णकटिबंधीय शुष्क जो पर्णपाती वन है, और स्क्रब टाइप के जितने भी वनस्पति आपको मिलेंगे वो सारे रेनफॉल और ह्यूमिडिटी के वेरिएशन पे डिपेंड करते हैं। मतलब कितनी बरसात हो रही है और कितनी आर्द्रता है उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं फ्लोरा यहाँ पर कैसे होंगे। तो फ्लोरा क्या होगा, यहाँ पर सालवन पाए जाएंगे। आपको जैसे पता है छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है उसको हम सालवनों का द्वीप कहते हैं। अगर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इसका देखें, अगर रेनफॉल बढ़ते जाएगी जैसे जैसे, तो आपको सदर्न पार्ट में क्या मिलेगा, टीक मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट एक्सटेंशन में क्या मिलेगा, हाई रेनफॉल के कारण सालवन मिलेंगे। तो इस तरीके से दो तरीके के जो ट्रीज़ है उसकी बहुतायत आपको पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट। फिर से मैं बता देती हूँ, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, और इंडिया के ईस्ट वाला जो भाग है ना इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट। अब ये हुआ बना कैसे, देखिए यहाँ पर एक हिल्स थी, और हिल जो है वो किसी तरीके से टूट गई। टूटने के कारण कुछ जो पोर्शन है ना वो नीचे चला गया और ये पोर्शन उठ गया। तो इस तरीके से ये घाटी की तरह देखने को मिलता है, ठीक है। इसी को कहते हैं वेस्टर्न घाट। यहाँ पर आपको एवरग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलेगा, मतलब फ्लोरा जो होगा, मतलब जो भी प्लांट स्पीसीज होगी, साथ ही फौना मतलब एनिमल स्पीसीज होगी, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की तरह आपको
देखने को मिलेगी, जो सदाबहार वन होते हैं ना उनकी तरह आपको देखने को मिलेगी। अगर ड्राई एरिया की बात करें राजस्थान की, तो अरावली ट्रीज़ जो है वो स्कैटर्ड है, आपको पता है, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है भारत का ऊपर का, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो ये है अरावली, ठीक है। आपको पता है ये मारवाड़ और मेवाड़, ये वाला क्षेत्र जो है इसको मारवाड़ कहते हैं, ये वाला क्षेत्र जो है इसको मेवाड़ कहते हैं, ठीक है। और ये अरावली पर्वत जो है इसको अलग करता है दोनों क्षेत्रों को, और जो मानसून आता है वो इस तरीके से इधर से ही निकल जाता है और ये वाला एरिया रेन शेडो हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, थॉर्नी स्क्रब मिलेंगे। स्क्रब मिलेंगे मतलब जो लीव्स है ना, लीव्स जो क्या बन जाएगी, अब ये खुद को ट्रांसफॉर्म करके थॉर्न बन जाएगी, मतलब कांटे का रूप ले लेती है, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो, पानी कम उड़े पत्तियों से, और जो पौधा है वो जीवित रह सके, ठीक है। तो स्क्रब स्पीसीज, थॉर्नी स्क्रब स्पीसीज यहाँ देखने को मिलेगी आपको ज़्यादा। और जो फॉरेस्ट जो है ओपन सावना हैबिटेट को गिव अवे कर देंगे। अब बात करते हैं फौना की, तो यहाँ पर एलिफेंट, वाइल्ड बोर, डियर्स, हॉक डियर, स्वैम डियर, इस तरीके से आपको मिलेगा। ये सब आप पढ़ सकते हैं, PDF अवेलेबल है। अब बात करते हैं इंडियन डेजर्ट के। इंडियन डेजर्ट में सबसे पहला कौन सा हो गया, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ का, राजस्थान का। तो यहाँ का भी यूनिक फ्लोरा और फौना है। थॉर्नी ट्रीज मिलेंगे, जैसे मैंने बताया था, रिड्यूस लीफ कैक्टाई, ठीक है, जिसको कैक्टस कहते हैं, नागफनी कहते हैं। फौना अगर बात करें तो एनिमल्स जो है वो ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो कि गड्ढा खोद करके रहते हैं, ठीक है। जिसमें अगर मैमल्स की बात करें तो इसमें रोडेंट्स मतलब रैट एक्सेट्रा यहाँ पर लार्ज ग्रुप में देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। अब आपको याद रखना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का रीजन कौन कौन सा है, तो वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये इंडिया में यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में आपको क्या मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट, ये हो गया वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट कहते हैं जैसे, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब उत्तर पूर्वी भारत। तो ये वाले क्षेत्र में और ये वाले क्षेत्र में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं यहाँ का फ्लोरा कैसा होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, एक्सटेंसिव ग्रासलैंड आपको मिल सकते हैं, ठीक है, घास के मैदान, जो कि डेंसली जो फॉरेस्ट गॉर्जेस है, गॉर्ज मतलब होता है, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, अलग अलग डीप गॉर्जेस, इस तरीके से आपको क्या मिल सकते हैं, ग्रासलैंड मिल सकते हैं। और ये जो गॉर्जेस है एवरग्रीन वेजिटेशन, जैसे कि सोलास होते हैं, कहाँ पर, नीलगिरी आपको पता है कहाँ पर है, तो ये जो पेनिनसुलर भाग है, ठीक है। तो इस तरफ हो गया केरला और इस तरफ हो गया तमिलनाडु, इसके बीच का जो पर्वत है ना, ये है नीलगिरी। यहीं पर हम कहते हैं कार्डमम हिल्स भी है, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो नीलगिरी तमिलनाडु केरल दोनों में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो किस टाइप का वेजिटेशन मिलेगा, फॉरेस्ट गॉर्जेस मिलेंगे, एवरग्रीन वेजिटेशन मिलेगा, जो कि वेस्टर्न घाट के ऑफ शूट में है, मतलब बीच में, ठीक है। तो शोलास जो है वो कहाँ पर और मिलेंगी आपको, अन्नामलाई और पलनी की पहाड़ी, ठीक है। आपको भी पता है अन्नामलाई का एक्सटेंशन भी कैसा है, इसी तरीके से है, बीच में देखेंगे आप तमिलनाडु और केरला के, ठीक है। तो अन्नामलाई मेजॉरिटी कहाँ है, तो केरला में, और यहीं पर एक जो पीक पॉइंट है वो है अनाईमुड़ी। ये भी याद रखिएगा कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी, ठीक है। रेन फॉरेस्ट अगर देखा जाए वेस्टर्न घाट में, तो डेंस होंगे, ट्रीज़ यहाँ पर लोफ्टी होंगे, साथ ही बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी या प्रजातियों की विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें कौन कौन से मोजेस होंगे, फॉन्स होंगे, एपीफाइट्स होंगे, ऑर्किड्स होंगे, ठीक है। और श्रब देखा जाए तो उनका भी डाइवर्स हैबिटाट हमको देखने को मिलेगा। फौना की बात करें, सारे तरीके के एनिमल्स यहाँ मिलने वाले हैं। वाइल्ड एलिफेंट, जंगली जो हाथी होते हैं वो मिलेंगे, गौर मिलेंगे, साथ ही अदर जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जो ट्री ड्वेलर होती है, जैसे कि हुलक गिबन आपने देखा होगा, गोल्डन लंगूर,
कैप्ड लंगूर, लीफ मतलब ऐसे जो भी जानवर है जो कि पेड़ों पे रहते हैं उनकी बहुतायत यहाँ पर देखने को मिलेगी और उनकी जो प्रजातियाँ हैं उसमें विविधता भी देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरा कैसा होगा? फ्लोरा जब भी हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है पेड़ पौधे, और फौना जब भी हम बात करें उसका मतलब है एनिमल कैसे हैं। तो फ्लोरा कैसा होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, मैंग्रोव वन यहाँ पर मिलेंगे। अब मैंग्रोव की मैं बता देती हूँ क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि कोस्ट होता है हमारा, मान लीजिए ये इंडिया का पेनिनसुला है। ठीक है, ये इंडियन पेनिनसुला में ये जो तट होता है। ठीक है, तट में यहाँ पर अब ऐसे लंबी लंबी ऐसी झाड़ियों जैसे स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये जो झाड़ियाँ हैं ना, ये क्या करती हैं, ये इनकी कैपेसिटी होती है कि ये जो विंड है या पानी है उसके कारण जो भी मतलब वो अपरदन होगा उसको रोकने के काम करेगी। तो मैंग्रोव का ये इम्पोर्टेंस होता है। आप अगर आप डिस्कवरी एक्सेट्रा देखते होंगे तो आपको हैबिट डालना चाहिए कि ये सब आप देखें, उसमें देखिए बहुत इनोवेटिव तरीके से आपको पूरा चीज़ समझाया जाता है। तो मैंग्रोव बस ये याद रखिएगा कि इनकी जो रूट्स है काफ़ी स्ट्रांग होती है और ये इरोजन को रोकता है, साथ ही विंड जो है ना उसको भी रोकने का काम करता है। इससे क्या होगा, ये जो यहाँ की मिट्टी और जो लैंड एरिया है ना वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये लैंड एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इस तरीके से मैंग्रोव जो है वो हेल्प करते हैं। तो मैंग्रोव कहाँ देखने को मिले आपको? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, उसी तरीके से अगर फौना की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या मिलेंगे? मैमल्स मतलब स्तनधारी मिलेंगे, बैट्स रैट्स मिल सकते हैं अंडमान, पिग, क्रैब ईटिंग मैक्यू, पाम सिवेट एंड डियर्स मिल सकते हैं यहाँ पर। और डियर्स में भी स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, हॉक डियर एंड सांबर, ये सारे आपको यहाँ मिल सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं मैंग्रोव स्वैम्प और सुंदरबन। सुंदरबन आपको पता है कहाँ है? तो सुंदरबन एक डेल्टा है। कहाँ मिलेगा? जैसे कि ये हमारा हो गया इंडिया। ठीक है, इंडिया में यहाँ पर आपको सुंदरबन मिलेगा, ये वेस्ट बंगाल साइड में। ठीक है, यहाँ पर इसका डेल्टा मिलेगा। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जहाँ पर मिलती है, ये इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, यहाँ से आ रही है गंगा। तो यहाँ जहाँ मिलेगी, ठीक है, तो ये एक ड्रेन को मिलता है बे ऑफ बंगाल में, यही है क्या? सुंदरबन। यहाँ फ्लोरा कैसा होगा? बहुत सारे स्पीसीज मिलेंगे आपको मैंग्रोव की, मैंग्रोव मैंने बता दिया। साथ ही फौना कैसा होगा? हायर रीजन्स में आपको मैंग्रोव मिलेंगे, स्पॉटेड डियर्स मिलेंगे, पिग्स मिलेंगे, वाटर लिजार्ड्स मिलेंगे, मंकीज मिलेंगे एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा। ये जो हॉट स्पॉट है काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन हर एग्ज़ामिनेशन में, चाहे कैसा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? ऐसा रीजन होता है जहाँ पर स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होती है। स्पीसीज रिचनेस मतलब वहाँ पर जो नंबर्स होंगे, जितने भी प्रजातियाँ वहाँ रह रही हैं उनके नंबर्स ज़्यादा होंगे, और एंडेमिज़म भी ज़्यादा होता है। ठीक है, एंडेमिज़म भी मैं समझा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं। एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन मेयर्स। उन्होंने ये टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 1988 में। उन्होंने कहा था कि ये ऐसा बायोजोग्राफिकल रीजन होता है जिसमें एक्सेप्शनल लेवल ऑफ प्लांट एंडेमिज्म होता है और सीरियस लेवल ऑफ हैबिटाट लॉस होता है। ठीक है, मतलब विलुप्ति के कगार पर जो भी स्पीसीज रहेंगी, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, उसके हिसाब से आप बायोलॉजिकल जो या बायोडाइवर्सिटी की जो हॉट स्पॉट है उसको समझ सकते हैं। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, उन्होंने मेयर्स की जो हॉट स्पॉट की थ्योरी थी उसको अडॉप्ट किया और 1996 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसने ये डिसीजन लिया कि आप रीअसेसमेंट करें हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अगर बात करें कंजर्वेशन इंटरनेशनल की, तो किसी भी रीजन को हॉट स्पॉट के लिए क्वालिफाई करने के लिए 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को मीट करने की ज़रूरत होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना।
तो इसमें लगभग कितनी स्पीसीज होने चाहिए? 1500 स्पीसीज होने चाहिए वेस्क्यूलर प्लांट्स के, ठीक है। 1500 स्पीसीज होने चाहिए वेस्क्यूलर प्लांट्स के, जो कि मोर देन 0.5 हो पूरे वर्ल्ड में टोटल में एज एंडेमिक्स, ठीक है। और ये इसलिए कहा गया कि इसमें एटलीस्ट हाई परसेंटेज होना चाहिए प्लांट लाइफ का, जो कि कहीं और पृथ्वी पर नहीं मिलती है। मतलब हॉट स्पॉट इन अदर वर्ड क्या होगा, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, इसको लगभग 70% का अपना ओरिजिनल हैबिटाट है वो लॉस हो चुका होना चाहिए। मतलब इस क्षेत्र का जो नेचुरल हैबिटाट है लगभग 70% वो लॉस हो चुका होना चाहिए और 30% और लेस उसका ओरिजिनल वेजिटेशन बचा होना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये थ्रेटेंड होना चाहिए, मतलब विलुप्ति के कगार पर। अब बात करते हैं 1999 की, जब जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल थे उसने 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, अपनी जो बुक थी हॉट स्पॉट अर्थ बायोलॉजिकल रिचेस्ट एंड मोस्ट एंडेंजर्ड टेरेस्ट्रियल इको रीजन्स, ठीक है, उसमें पब्लिश किया था। साथ ही 2005 में जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल था उसने एक और इसमें अपडेट किया था, हॉट स्पॉट रिविजिटेड अर्थ बायोलॉजिकल रिचेस्ट एंड मोस्ट एंडेंजर्ड टेरेस्ट्रियल इको रीजन्स, ठीक है। अब जो 35 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है लगभग 2.3% टोटल अर्थ के लैंड सरफेस को कवर करती है। याद रखिएगा, पूरे अर्थ का लगभग ये हमारी अर्थ है, इसका लगभग 2.3% मान लीजिए इतना कवर है, मान लीजिए। तो 2.3% कौन कवर करता है? तो 2.3% कवर करता है आपका 35 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। येट मोर देन 50% जो वर्ल्ड की प्लांट स्पीसीज है और 42% जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्पीसीज है ये एंडेमिक होते हैं और इस एरिया में रहते हैं, ठीक है। अगर 2011 की बात करें, जो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट रीजन है उनको 35th बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये याद रखिएगा 35th कौन सा है? 35th फॉरेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब मैं आपको मार्किंग करवा देती हूँ कि कौन कौन से हॉट स्पॉट है। सबसे पहला है कैलिफोर्निया का फॉरेस्टिक प्रोविंस, याद रखिएगा कैलिफोर्निया का फॉरेस्टिक प्रोविंस। दूसरा है मेड्रियन पाइन ओक वुडलैंड्स, फिर है कैरिबियन आइलैंड, मेजो अमेरिका, टम्बेस्कोको मेडेलेना, कैरेडो, ट्रॉपिकल एंडीज़ आपको पता होगा साउथ अमेरिका की सबसे जो लॉन्ग माउंटेन सीरीज़ है वो है मेडिटेरियन बेसिन, ग्वेन एंड फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वेस्टर्न घाट श्रीलंका, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पोलिनेशिया है उसका माइक्रोनेशिया, ठीक है। फिर यहाँ पर एटलांटिक फॉरेस्ट आपको दिख रहा है, एटलांटिक फॉरेस्ट, सक्सेशन कारू, मेडागास्कर एंड इंडियन आइलैंड, कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न अमेरिका, ठीक है। जो सुंडालैंड है इंडो बर्मा क्षेत्र है, फिलीपींस है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये है वालासिया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, केप फ्लोरेस्टिक रीजन, और ये है मापुटा लैंड जो कि पोंडोलैंड अल्बनी में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इमेज में सारा कुछ दिया हुआ है, कुछ अगर स्किप हुआ होगा तो आप पीडीएफ में देख सकते हैं। ये सारे आपके क्या है बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। 35 है और 35th कहाँ पर दिया है देखा है हमने, तो ऑस्ट्रेलिया में। अब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में क्या होगा, पूरा जो हिमालय रीजन है वो है पहला हॉट स्पॉट, याद रखिएगा पहला। सेकंड है तो हिमालयन रीजन में क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, ठीक है। ये सारे रीजन में ये आता है। इंडो बर्मा क्षेत्र मैंने अभी आपको लोकेट करके बताया था, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पूरा आएगा एक्सेप्ट आसाम, आसाम नहीं आता है इसमें। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड इसमें नहीं आते, याद रखिएगा। वेस्टर्न घाट श्रीलंका हो गया, और सुंडालैंड में क्या होगा, सुंडालैंड कहाँ है, तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जैसे अंडमान है, ठीक है। ये 10 डिग्री चैनल है, इससे निकोबार जो है वो सेपरेटेड है। तो जो निकोबार के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना,
जहाँ पर इसी के पास में आपको क्या मिलेगा, इंडोनेशिया, मलेशिया एक्सेट्रा, ये सारे जो आइलैंड्स है ये मिलेंगे। सिंगापुर हो गया, ब्रुनाई हो गया, फिलीपींस हो गया, तो ये सारे क्या हैं, आइलैंड्स हैं, आइलैंड कंट्रीज़ है। तो यहीं पर आपको क्या मिलता है, सुंडालैंड। सुंडालैंड में निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होंगे जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई और फिलीपींस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बात करते हैं ईस्टर्न हिमालयस की। तो ईस्टर्न हिमालयस को जो इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का पार्ट था, ठीक है, और भूटान को भी जो कि इसमें इंक्लूडेड है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न नेपाल को इंक्लूड करता है। 2004 में एक जो हॉट स्पॉट था उनको रिप्लेस किया गया था, क्लासीफाई किया गया था एज अ रीजन ऑफ 2 हॉट स्पॉट, जो कि था इंडो बर्मा और न्यूली डिस्टिंग्विश हिमालय, ठीक है। तो 2004 में इन दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया, इंडो बर्मा और न्यूली डिस्टिंग्विश हिमालयास, ठीक है। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था जो कि आइलैंड कंट्रीज़ है कौन कौन सी, ये मलेशिया हो गया, ये हो गया आपका इंडोनेशिया, ये हो गया ब्रुनाई, ठीक है, ये सारे क्या हैं, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। अभी क्वेश्चन देखते हैं जो 2010 यूपीएससी में आया था। इसमें कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। तो क्या ट्रॉपिकल रीजन में ही है? नहीं, हमने अभी पूरा देखा था, पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पे। इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। नहीं, आपने देखा था सुंडालैंड में भी अवेलेबल है। साथ ही इंडिया में भी बहुत सारे हमने देखे जो कि अलग अलग क्षेत्रों में हमको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिले जो हमने अभी लोकेट किया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब बात करते हैं हिमालयन हॉट स्पॉट की। तो हम हिमालयन जो हॉट स्पॉट है ये होम है बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन का, जो कि लार्ज बर्ड्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, वल्चर्स जो गिद्ध होते हैं, टाइगर्स, एलिफेंट्स, राइनोस, वाइल्ड वाटर बफेलो, ये सारे के लिए। इंडो बर्मा देखिए तो ये रिमार्केबल एंडेमिज्म के लिए फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज यहाँ पर रहती है, और कुछ जो है वो थ्रेटेंड है और एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है या विलुप्त होने के कगार पर है। ये क्या, इसका कारण क्या है कि वहाँ पर ओवर हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, ज़्यादा उपज ली जाती है, एक्सटेंसिव, इसके कारण क्या हो रहा है, हैबिटाट लॉस हो रहा है। स्पेक्टिकुलर फ्लोरा और फौना के कारण से जो सुंडालैंड हॉट स्पॉट है, ठीक है, इसमें एक्सप्लोजिवली अब इंडस्ट्रियल जो फॉरेस्ट्री है उसकी ग्रोथ को देख सकते हैं, ठीक है, इस आइलैंड्स में। तो इंटरनेशनल एनिमल ट्रेड जो है उन्होंने क्लेम किया है टाइगर और मंकी के लिए। अब ट्रिमेंडस पॉपुलेशन प्रेशर के कारण से जो वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट और श्रीलंका के फॉरेस्ट है उनमें भी बहुत ड्रामेटिकली आप देख सके तो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि टिम्बर की जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है और एग्रीकल्चरल लैंड की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है? ऐसी साइट जिसमें अलग अलग एरियाज और ऑब्जेक्ट होते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो साइट्स का नाम होगा उन्हीं को हम कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। विश्व धरोहर जो क्षेत्र रहता है उसी को कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ये जो साइट होती हैं इनको डेजिग्नेट किया जाता है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के लिए और अपने जो प्रोटेक्शन है वर्ल्ड कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज के लिए, उसके लिए। तो यूनेस्को ने इस जो कन्वेंशन है उसको अपनाया था 1972 में, और ये जो एनफोर्स इसको किया या ये लागू कब हुआ तो 1975 में। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो सके, ताकि आप प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके जो भी हमारे कल्चरल ट्रेजर्स है और नेचुरल एरियाज है जितने भी वर्ल्ड में मौजूद हैं। तो पहला जो लिस्ट था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो 1978 में पब्लिश किया गया था, और जो कन्वेंशन था ये डिफ़ाइन करता है कि किस टाइप की साइट है और उसको किस तरीके से
उसका इंस्क्रिप्शन है जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है पुरानी जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, म्यूज़ियम्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के से रिलेटेड और जियोलॉजिकल हेरिटेज से रिलेटेड, तो एक ड्यूटी सेट करती है आप स्टेट पार्टीज़ इन द सेंस अलग अलग कंट्रीज़ की, ठीक है। यहाँ स्टेट का मतलब होता है अगर कोई कहीं पर भी इंटरनेशनली अगर आप बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में स्टेट का या राज्य का मतलब होता है किसी देश के बारे में आप बोल रहे हैं। तो स्टेट पार्टीज़ या अलग अलग नेशन की ये ड्यूटी होती है कि वो पोटेंशियल जो साइट है उनको आइडेंटिफाई करे और उसमें अपनी भागीदारी दे ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब बात करते हैं नेचुरल हेरिटेज साइट। तो वो कुछ नेचुरल एरिया तक ही लिमिटेड है, जैसे कि फर्निश आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ अर्थ रिकॉर्ड ऑफ लाइफ और इट्स जियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब जियोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड जितनी साइट है उसको एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑनगोइंग इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी प्रोसेस, मतलब किस तरीके से बायोलॉजिकल इकोलॉजिकली हमारा इवोल्यूशन हुआ उसको अगर कहीं कोई जगह बता रही है तो उसके बारे में। साथ ही नेचुरल फिनोमेना वहाँ पर होना चाहिए जो कि रेयर हो, यूनिक हो, सुपरलेटिव हो और आउटस्टैंडिंग ब्यूटी को प्रमोट करते हो। उसका एग्जाम्पल है हमारा ताजमहल। कहते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था 2010 में कि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी मनाएंगे और ये सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ की लाइफ के लिए, मतलब सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ कितने सालों से चली मतलब अभी तक सस्टेन कर रही है। साथ ही बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या है हमारी जीवन में, जैव विविधता की वैल्यू क्या है। तो स्लोगन इसका ये था, बायोडाइवर्सिटी इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोडाइवर्सिटी इज़ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी इज़ अवर लाइफ। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1971 में यूनेस्को के द्वारा और बाद में इसको इंडिया में लाया गया 1986 में। याद रखिएगा, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इंडिया में कब आया तो 1986 में आया। इसका एम क्या था, इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस को पहचानना, पॉल्यूशन जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में इकोसिस्टम में हो रहे हैं उसको पहचानना, उसको स्टडी करना। अब मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का। तो इसका सबसे पहला है कि आपको कंजर्व करना है सैंपल ऑफ इकोसिस्टम का, साथ ही लॉन्ग टर्म इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। इन सिटू मैंने बताया था दो तरीके की कंजर्वेशन होता है, एक होता है इन सिटू, दूसरा होता है एक्स सिटू। इन का मतलब है जहाँ पर वो स्पीसीज रही है वहाँ पर ही उसको संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। और एक्स सिटू का मतलब होता है जहाँ पर वो रह रही है उससे अलग जगह जो उसके रहने के लिए अप्रोप्रिएट हो वहाँ ले जाकर उसको कंजर्व करना, ठीक है। ये दो टाइप के संरक्षण या कंजर्वेशन होते हैं। तो ये बता रहे कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में आप क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन सिटू कंजर्वेशन की बात करते हैं जो अलग अलग जेनेटिक डाइवर्सिटी के हो सकते हैं। अब ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए, एप्रोप्रिएट सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मतलब सतत जो प्रबंधन है उसके तरफ ध्यान देना जो भी लिविंग रिसोर्सेस है उनके लिए, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को आपको प्रमोट करना है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कल देखेंगे MCQs। थैंक यू।